मॉस्को के लिए युद्ध कभी केवल दूर की सीमाओं का मामला हुआ करता था। क्रेमलिन के नजरिए से विस्फोट अग्रिम मोर्चे से परे ही रहते थे और सायरन केवल बेलगोरोड जैसे सीमावर्ती शहरों में ही सुनाई देते थे। राजधानी एक विशाल कवच की तरह सुरक्षित थी। युद्ध का वर्णन स्क्रीन पर बुलेटिनों में सेंसर किए हुए शब्दों में किया गया था, लेकिन 21 से 22 अक्टूबर 2025 की घटनाओं ने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। रूस को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे भीषण मिसाइल हमला झेलना पड़ा। उस दिन लाखों लोगों ने देखा कि युद्ध सिर्फ टेलीविजन पर देखा जाने वाला कोई विशेष अभियान नहीं था, यह उनके घरों में घुसता हुआ एक प्रलय था। अब सायरन सिर्फ सीमावर्ती शहरों में ही नहीं बल्कि मॉस्को और उसके आसपास के उपनगरों में भी बज रहे थे। यह सिर्फ ड्रोन की गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि स्टॉर्म शैडो और नई पीढ़ी की पेक्लो मिसाइलों की भयावह आवाज थी। उसी समय ब्रांस्क स्थित विशाल रासायनिक संयंत्र और सरांस्क स्थित रणनीतिक यांत्रिक सुविधा, जो रूसी सेना को गोला बारूद और रॉकेट ईंधन की आपूर्ति करती थी, उड़ा दी गई। साथ ही स्मोलेंस्क और ब्रांस्क क्षेत्रों में स्थित ट्रांसफार्मर स्टेशन, जो रूसी सेना को ऊर्जा आपूर्ति करते थे, भी तबाह हो गए। होठी 1200 किलोमीटर दूर मकाचकाला में स्थित एक रिफाइनरी, जो कैस्पियन सागर स्थित नौसैनिक अड्डे को ईंधन की आपूर्ति करती थी, भी हमलों की इसी लहर में तबाह हो गई। ये शहर सोवियत काल से बचे विशाल औद्योगिक परिसरों की बदौलत बचे रहे। ये हजारों रूसी लोगों की आजीविका का एकमात्र स्रोत थे। अब पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाले लोग रातों रात बेरोजगार हो गए हैं। ये सिर्फ कुछ गोदामों का जल जाना या अरबों डॉलर की एक सुविधा का मलबे में तब्दील हो जाना नहीं है। यह एक बहुत गहरा और अपरिवर्तनीय पतन है। यह व्लादिमीर पुतिन के रूसी जनता के साथ मौन सामाजिक अनुबंध का टूटना है। ब्रांस्क के धुएं से भरे आसमान और सरांस्क की खामोश फैक्ट्रियों में यह अनुबंध सरल था। आप युद्ध पर सवाल नहीं उठाते और राज्य आपके वेतन, आपकी सुरक्षा और आपके दैनिक जीवन की सामान्यता की गारंटी देता है। 21 अक्टूबर को यह समझौता स्टॉर्म शैडो, पेक्लो, नेपच्यून और फ्लेमिंगो मिसाइलों की लपटों में राख हो गया। इस विनाश के वास्तविक पैमाने को समझने के लिए हमें सोवियत काल के एक शब्द पर गौर करना होगा, मोनोगोरोड, जिसका अर्थ है एकल शहर। ब्रांस्क और सरांस्क जैसे औद्योगिक केंद्रों में पश्चिमी शहरों जैसी विविध आर्थिक संरचना नहीं है। ये शहर नहीं, इन शहरों के लाखों करोड़ों लोगों का पूरा अस्तित्व एक ही विशाल कारखाने से बंधा है, ठीक वैसे ही जैसे सोवियत काल में था। ब्रांस्क रासायनिक संयंत्र या सरांस्क यांत्रिक संयंत्र इन क्षेत्रों के लिए न केवल कार्यस्थल हैं, बल्कि शहर का हृदय, फेफड़े और रक्त संचार भी हैं। स्कूल, अस्पताल, तापन प्रणालियां और पूरा सामाजिक जीवन इन सुविधाओं की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से सीधे जुड़ा हुआ है। 21-22 अक्टूबर के तख्तापलट के बाद उभरे आर्थिक संकट के आंकड़े मॉस्को की दुष्प्रचार की दीवारें तोड़ रहे हैं। स्वतंत्र आर्थिक विश्लेषकों और स्थानीय रोजगार रिपोर्टों से पता चलता है कि इन दोनों सुविधाओं का सीधा बंद होना सिर्फ फैक्ट्री मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार 70,000 से 85,000 लोगों की आजीविका, जिनमें इन फैक्ट्रियों को सहायक सेवाएं प्रदान करने वाली छोटी कार्यशालाएं, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, रखरखाव सेवाएं और यहां तक कि स्थानीय व्यापारी भी शामिल हैं, जहां ये मजदूर अपना पैसा खर्च करते थे, पल भर में खत्म हो गई है। यह कोई आर्थिक मंदी नहीं है, यह एक क्षेत्रीय आर्थिक गतिरोध है। यह रातों रात हजारों लोगों का बेरोजगार, भूखा और भविष्यविहीन हो जाना है। ये लोग मॉस्को में विरोध प्रदर्शन कर रहे उदारवादी कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि ये भीड़ पुतिन का मुख्य समर्थक वर्ग है, जिसे वे एडिग मानते थे। ये आम रूसी हैं जो चुपचाप मातृभूमि के लिए काम करते रहते हैं। जब तक उन्हें वेतन मिलता रहता है, तब तक शासन के प्रति वफादार रहते हैं और दुष्प्रचार पर सवाल नहीं उठाते। अब वह अनुबंध रद्द कर दिया गया है। स्थानीय टेलीग्राम चैनलों, ओएसइंट और वी कॉन्टैक्टे समूहों से लीक हुए डेटा से जनता की प्रतिक्रिया का असली स्तर सामने आ रहा है, जिसमें दहशत, गुस्सा और विश्वासघात की भावना साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें और संदेश पूरी तरह से दहशत और लाचारी का सबूत हैं। गवर्नर बोगोमाज के इस झूठ के विपरीत कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मजदूरों की एक पोस्ट हमारी फैक्ट्री खत्म हो गई, बेबसी की एक और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें खाना कौन खिलाएगा, हम सर्दी कैसे काटेंगे। ये कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं है, यह कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह भूख और ठंड की आवाज है। यह उस भीड़ की विश्वासघात की पुकार है जो देखती है कि शासन अब अपने बुनियादी वादे पूरे नहीं कर सकता। स्थिरता, इसने व्लादिमीर पुतिन को एक ऐसी हार हार वाली स्थिति में फंसा दिया है जिसका समाधान अब उनके पास नहीं है।
21 अक्टूबर के हमलों की क्रेमलिन पर असली कीमत समझने के लिए हमें जलते हुए बारूद के ढेरों या ढहती छतों से आगे देखना होगा। असली कीमत अरबों रूबल में नहीं, बल्कि बिखरी हुई सामाजिक स्थिरता और रातों रात कंगाली में डूबे हजारों वफादार रूसी नागरिकों के खोए हुए भविष्य में आंकी गई है। यही इस संकट की असलियत है। अब तक पुतिन एक समानांतर ब्रह्मांड में युद्ध लड़ रहे थे। जहां सैनिक मोर्चे पर शहीद हो रहे थे, वहीं घरेलू मोर्चे पर मजदूर स्थिर वेतन पाते हुए उत्पादन जारी रखे हुए थे। यूक्रेन ने इन दोनों ब्रह्मांडों को मिलाकर कारखानों को अग्रिम मोर्चे में बदल दिया है। यहां समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है। जैसा कि यूक्रेनी जनरल स्टाफ HUR और पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की है, निशाने पर ब्रांस्क रासायनिक संयंत्र है जो बारूद का उत्पादन करता है, और सरांस्क यांत्रिक संयंत्र है जो मिसाइल के पुर्जे बनाता है। युद्ध कानूनों के तहत ये निर्विवाद रूप से वैध सैन्य लक्ष्य हैं। हालांकि क्रेमलिन ने एक क्रूर रणनीति के तहत अपने ही लोगों को इन सैन्य ठिकानों के इर्द गिर्द मानव ढाल के रूप में तैनात कर दिया है। यहीं पर क्रेमलिन द्वारा अपने ही लोगों के लिए बिछाया गया जाल काम आता है। पुतिन की युद्ध मशीन ने जानबूझकर इन सैन्य ठिकानों को आम जनता के बीच उनकी आर्थिक आजीविका के केंद्र में स्थापित किया है। इस प्रकार जब यूक्रेन ग्रैड मिसाइलों के लिए ईंधन रोकने के लिए हमला करता है, तो पुतिन अपनी ढाल के रूप में अपने ही लोगों की आजीविका भी खो देते हैं। यह शासन के अपने ही नागरिकों के साथ एक क्रूर विश्वासघात है। क्रेमलिन ने अपनी युद्ध मशीन को चलाने के लिए हजारों लोगों की जान बंधक बना रखी है। क्रेमलिन इस संकट की संरचना में पूरी तरह से फंस गया है। पुतिन के लिए अब कोई फायदेमंद कदम नहीं बचा है, सिर्फ हार हार के विकल्प ही बचे हैं। अब भीषण अराजकता और लाचारी के बीच शासन इन हजारों नाराज बेरोजगार और कुशल लोगों के साथ अकेला रह गया है। इस अराजकता को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस रात जो हुआ उस पर गौर करना होगा। HUR सूत्रों के अनुसार मॉस्को और उसके उपनगरों पर पहली बार इतनी तीव्रता का हमला हुआ था। लक्षित स्थान न केवल प्रतीकात्मक थे, बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण थे। इस हमले में यूक्रेनी सेना ने विभिन्न प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों, लड़ाकू विमानों और विभिन्न मिसाइल प्रणालियों का समन्वय किया। हमले में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद में स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, नेपच्यून, फ्लेमिंगो और पेक्लो जैसी सटीक निर्देशित मिसाइलें, साथ ही रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को पार करने के लिए विकसित नवीनतम यूक्रेनी प्रणालियां शामिल थीं। बार्स लंबी दूरी की मिसाइल और पलायोनेत्सिया मानव रहित हवाई वाहन द्वारा ले जाए गए निर्देशित गोला बारूद का पहली बार क्षेत्र में परीक्षण किया गया और वे अपने लक्ष्यों तक सफलतापूर्वक पहुंचे। उसी रात ब्रांस्क ओब्लास्ट में एक बड़े रासायनिक कारखाने पर फ्रांसीसी ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने हमले की पुष्टि की और बताया कि यह कारखाना रूसी रक्षा उद्योग के लिए बारूद, रॉकेट ईंधन और विस्फोटक घटकों का उत्पादन करता था। इस कारखाने ने रूसी सेना को यूक्रेन पर मिसाइल और तोपखाने के हमले जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रांस्क में हमले यहीं नहीं रुके। मानव रहित हवाई वाहनों ने स्मोलेंस्क और ब्रांस्क क्षेत्रों में ऊर्जा अवसंरचना को भी निशाना बनाया। स्थानीय टेलीग्राम चैनलों पर साझा की गई फुटेज में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर स्टेशनों और आंशिक रूप से बंद पड़े ताप विद्युत संयंत्रों के कारण व्यापक बिजली कटौती की सूचना दी गई। इन हमलों से न केवल सैन्य बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचे को भी सीधा नुकसान पहुंचा। उस रात एक और महत्वपूर्ण निशाना यूक्रेनी सीमा से 670 किलोमीटर दूर सरांस्क स्थित सरांस्क मैकेनिकल प्लांट था। यूक्रेनी रक्षा खुफिया विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह कारखाना हथियार, गोला बारूद और विभिन्न रक्षा प्रणालियों के लिए पुर्जे बनाता था। 1200 किलोमीटर दूर मकाचकाला में कैस्पियन सागर के नौसैनिक अड्डे को ईंधन की आपूर्ति करने वाली एक रिफाइनरी भी हमलों की इसी लहर में प्रभावित हुई। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि ब्रांस्क और सरांस्क की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया? ब्रांस्क रासायनिक संयंत्र रूसी सेना के लिए बारूद, विस्फोटक और ठोस रॉकेट ईंधन के मुख्य स्रोतों में से एक था। विशेष रूप से ग्रैड और स्मर्च जैसे बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणालियों के लिए ईंधन, साथ ही तोपखाने के गोले के प्रणोदक का उत्पादन यहीं किया जाता था। स्टॉर्म शैडो जैसी सटीक मिसाइलों से लैस इस कारखाने के नष्ट होने का मतलब न केवल एक उत्पादन लाइन का बंद होना है, बल्कि मोर्चे पर रूसी तोपखाने और रॉकेट प्रणालियों की जीवन रेखा भी बंद हो जाना है। इस बीच सरांस्क मैकेनिकल प्लांट मिसाइलों, ड्रोनों या अन्य सटीक हथियार प्रणालियों और संभवतः विशेष गोला बारूद के पुर्जों के लिए महत्वपूर्ण सैन्य घटकों का उत्पादन करता था। 2020 में विस्फोटक पदार्थों के उपयोग से संबंधित सुरक्षा उल्लंघनों के कारण
इस कारखाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। तब से मॉस्को की युद्ध मशीनरी को शक्ति प्रदान करने के लिए रोस्टेक की देखरेख में उत्पादन फिर से बढ़ गया है, लेकिन यूक्रेन ने फिर हमला कर दिया। इस कारखाने पर हमला करके यह दिखा दिया कि रूस अपने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में भी उत्पादन नहीं कर सकता। डैग्नोटेक रिफाइनरी कोई साधारण ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यह कैस्पियन बेड़े का ईंधन केंद्र है। दागिस्तान के तट पर स्थित यह रिफाइनरी सालाना लगभग 10 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों का प्रसंस्करण करती है, जिससे न केवल युद्धपोतों को बल्कि दक्षिणी रूस में सभी सैन्य गतिविधियों को भी ईंधन मिलता है। यहाँ उत्पादित ईंधन कैस्पियन सागर में गश्त करने वाले युद्धपोतों, सैन्य काफिलों, रडार और मिसाइल प्रणालियों और यहाँ तक कि तट पर फैले रसद ठिकानों की धमनियों में प्रवाहित होता है। इस क्षेत्र में सभी सैन्य उपस्थिति इसी रिफाइनरी के उत्पादन पर निर्भर करती है और यही कारण है कि डैग्नोटेक को निशाना बनाना मॉस्को के लिए एक बड़ा दुस्वप्न है। अगर रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा भी बाधित होता है तो रूस को तुरंत दूसरी रिफाइनरियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्री ईंधन पहुंचाना होगा। लेकिन यह उपाय न तो सस्ता है और न ही सुरक्षित, क्योंकि इनमें से ज्यादातर रास्ते अब यूक्रेनी ड्रोन हमलों के निशाने पर हैं। इसका मतलब है कि जब डैग्नोटेक चुप हो जाएगा तो न सिर्फ पाइपलाइनें बल्कि युद्धपोत भी खामोश हो जाएंगे। इस प्रकार पुतिन का रूसी जनता के साथ सामाजिक अनुबंध लाखों लोगों की आंखों के सामने मॉस्को के आलीशान उपनगरों में और ब्रांस्क जैसे औद्योगिक शहरों के बीचों बीच एक साथ ध्वस्त हो गया। वर्षों तक मॉस्को के कुलीन और आम मॉस्को वासियों के लिए यह युद्ध यूक्रेन के सुदूर इलाकों में चल रहा एक विशेष अभियान था, जिसे टेलीविजन पर देखा जा रहा था। राजधानी अजेयता के गुंबद के नीचे थी। क्रेमलिन के दुष्प्रचार ने यह मिथक फैलाया कि मॉस्को दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित है, एक अभेद्य किला। 21 अक्टूबर की रात को किले का यह भ्रम पूरी तरह से टूट गया। जब सायरन बजा और आकाश वायु रक्षा विस्फोटों से जगमगा उठा तो मॉस्को वासियों को इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उनकी राजधानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार सीधे मिसाइल हमले की चपेट में थी। मेट्रो स्टेशन आश्रय स्थल बन गए। आलीशान परिसरों में रहने वाले अभिजात वर्ग को समझ आ गया कि पुतिन का शांत सत्ता का प्रचार झूठ था और युद्ध उनके घरों, उनके आरामदायक इलाकों तक आ पहुंचा था। यही वह क्षण था जब सुरक्षा प्रदाता के रूप में शासन की भूमिका समाप्त हो गई। यूक्रेन इस दहशत को फैलाने के लिए महीनों से खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य की पहचान करने में लगा हुआ था। असली घातक प्रहार करने से पहले रूस के यूरोपीय हिस्से में पूरे वायु रक्षा नेटवर्क को अंधा, बहरा और पंगु बनाना जरूरी था। उन्होंने सैकड़ों यूएवी का झुंड बनाकर यह काम किया। इनमें से कई यूएवी नकली थे, कुछ विस्फोटकों से लदे कैमिकेज ड्रोन थे। यह झुंड सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, न केवल एक ही स्थान को निशाना बनाकर बल्कि ब्रांस्क से लेकर मॉस्को के उपनगरों और फिर दागिस्तान तक फैला हुआ था। रूसी वायु रक्षा ऑपरेटरों को सैकड़ों कम लागत वाले लक्ष्यों का सामना करना पड़ा जो अचानक उनके रडार पर दिखाई दिए। वे यह नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन से लक्ष्य असली खतरा थे और कौन से $500 के फर्जी। इन सस्ते यूएवी को रोकने के लिए उन्हें महंगी पैंट्सर मिसाइलें दागनी पड़ीं। इस प्रकार रूसी वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से संतृप्त हो गई। जब वायु रक्षा प्रणाली यूएवी से भरी हुई थी तब उच्च सटीक क्रूज मिसाइलें उन अंधे गलियारों से घुस आईं। इन ब्रिटिश फ्रांसीसी निर्मित स्टील्थ मिसाइलों ने ब्रांस्क रासायनिक संयंत्र पर हमला किया। ये मिसाइलें दागो और भूल जाओ क्रूज मिसाइलें हैं। ये नीची उड़ान भरती हैं, रडार से पकड़ में नहीं आती और जैसे ही ये पास आती हैं इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम की मदद से अपने लक्ष्य की पहचान कर लेती हैं। इसका मतलब है कि इन पर जीपीएस जैमिंग का कोई असर नहीं पड़ता। जब रूसी पैंट्सर सिस्टम आसमान में यूएवी की तलाश कर रहे थे तब तूफान की परछाइयां पेड़ों के स्तर तक पहुंच गईं, जिससे ब्रांस्क रासायनिक संयंत्र के सबसे सुरक्षित सोवियत निर्मित भूमिगत बंकर और उसकी सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन लाइनें ध्वस्त हो गईं। यह रूसी रसद व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। इस हमले को इतना विनाशकारी बनाने वाली सिर्फ पश्चिमी मिसाइलें ही नहीं थीं। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने बताया कि पेक्लो फ्लेमिंगो और बार्स जैसी नई लंबी दूरी की यूक्रेन निर्मित क्रूज मिसाइलें मॉस्को की ओर बढ़ रही हैं। ये नई मिसाइलें यूक्रेन की प्रसिद्ध नेपच्यून मिसाइल का ज़मीनी संस्करण हैं, जिसने मोस्कवा क्रूज़र को डुबो दिया था। ड्रोन झुंडों और तूफानी छायाओं के साथ इन मिसाइलों के समन्वित उपयोग ने एक जटिल बहुस्तरीय खतरा पैदा कर दिया जिसका रूसी वायु रक्षा तंत्र सामना नहीं कर सका। यह एक तकनीकी शह और मात है।
इसके अलावा 670 किलोमीटर गहराई में स्थित सरांस्क पर हमले ने रूस के रणनीतिक गहराई सिद्धांत को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। अब कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। यूराल पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित हर कारखाना और हर सैन्य प्रतिष्ठान एक वैध लक्ष्य है। इस त्रिस्तरीय हमले ने साबित कर दिया है कि रूस के S-400 गुंबद को पूरी तरह से भेद दिया गया है। यूक्रेन अब रूस की इच्छानुसार किसी भी स्थान पर हमला करने की क्षमता रखता है, जिसमें उसके सबसे मूल्यवान सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। हालांकि यह अंतिम प्रहार रातों रात नहीं हुआ। यह यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा महीनों तक चलाए गए धैर्यपूर्ण और निर्मम अभियान का अंतिम और सबसे घातक चरण था, जिसका उद्देश्य रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर का व्यवस्थित रूप से गला घोंटना था। यूक्रेन ने पहले मोर्चे पर रसद और फिर ईंधन रसद पर हमला किया। अब वह उन कारखानों को नष्ट कर रहा है जहां हथियार और गोला बारूद का उत्पादन होता है। ब्रांस्क रासायनिक संयंत्र और सरांस्क यांत्रिक संयंत्र पर हमला हुआ, जिससे रूसी भंडार को भारी नुकसान पहुंचा। जब ब्रांस्क का विशाल रासायनिक कारखाना स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से राख में तब्दील हो रहा था, तब क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक हास्यास्पद बयान दिया। हमने 6 UAV मार गिराए, कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन इस बार झूठ काम नहीं आया, क्योंकि उसी समय ब्रांस्क निवासियों द्वारा खुद बनाए गए वीडियो में फैक्ट्री एक विशाल आग के गोले में तब्दील होती दिख रही थी, जो मीलों दूर से दिखाई दे रही थी और आसमान में आग की लपटें उठ रही थीं। इससे भी बुरी बात यह है कि यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमने उस पर ड्रोन से नहीं बल्कि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से हमला किया था। दुष्प्रचार अब सच्चाई को नहीं छिपा सकता। राज्य अपने ही नागरिकों की नज़रों में अक्षम और धोखेबाज साबित हो चुका है। इसने व्लादिमीर पुतिन को एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया है जिसका समाधान अब उनके लिए संभव नहीं है। संकट की रूपरेखा इस प्रकार है। अब तक पुतिन एक समानांतर ब्रह्मांड में युद्ध लड़ रहे थे। जब सैनिक अग्रिम मोर्चे पर मर रहे थे, घरेलू मोर्चे पर मजदूर स्थिर वेतन के साथ उत्पादन जारी रखे हुए थे। 21 अक्टूबर को यूक्रेन ने इन दोनों ब्रह्मांडों का विलय कर दिया। इसने कारखानों को भी अग्रिम पंक्ति में बदल दिया। पुतिन अब अपनी युद्ध मशीन और अपनी जनता दोनों को एक साथ खाना नहीं खिला सकते। ब्रांस्क में रॉकेट ईंधन उत्पादन लाइन के लिए उच्च परिशुद्धता वाले विशेष रूप से मिश्रित रिएक्टरों, जटिल रासायनिक संश्लेषण इकाइयों और प्रतिबंधों के माध्यम से पश्चिम से प्राप्त नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अगर सिरांस्क की कोई यांत्रिक फैक्ट्री मिसाइलों के लिए जायरोस्कोप या विशेष मिश्र धातु वाले हथियार बनाती है, तो इसके लिए लाखों डॉलर की CNC मशीनों की ज़रूरत होती है, जो 1 सेंटीमीटर के 10,000वें हिस्से की सटीकता से काम करती हैं। जब स्टॉर्म शैडो जैसी बंकर बस्टर मिसाइलें इन सुविधाओं से टकराती हैं, तो वे न सिर्फ छत को भेदती हैं, बल्कि ज़मीन से कई मीटर नीचे मौजूद ज़रूरी उपकरणों को चकनाचूर कर देती हैं। इसके अलावा ये सुविधाएं रोस्टेक जैसी सरकारी कंपनियों का हिस्सा थीं। यह अरबों डॉलर का नुकसान दर्शाता है। तो क्या पुतिन इन सुविधाओं का पुनर्निर्माण कर सकते हैं? इतनी सटीक उत्पादन लाइन को शुरू से बनाने में वर्षों लगेंगे। युद्धकालीन परिस्थितियों में भी इन सुविधाओं के लिए आवश्यक सभी उच्च तकनीकी मशीनें पश्चिम जापान या दक्षिण कोरिया से आती हैं। रूस के पास फिलहाल इन तक पहुंच नहीं है और लगता नहीं कि उसे जल्द ही ये मिल भी पाएंगे। चीन द्वारा उपलब्ध कराई गई घटिया क्वालिटी की प्रतियां कभी भी उतनी सटीकता या उत्पादन मात्रा प्रदान नहीं कर सकती। अगर पुतिन इस कारखाने का पुनर्निर्माण शुरू भी कर दें, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूक्रेन इस पर फिर से हमला नहीं करेगा। नतीजा यह एक औद्योगिक आपदा है। रूस ने युद्ध के शेष समय के लिए इस महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता को हमेशा के लिए खो दिया है। पुतिन ने इस अनसुलझे समीकरण का क्या जवाब दिया? कोई तार्किक समाधान न पाकर उन्होंने हताशा में जवाबी कार्रवाई का सहारा लिया। हालांकि यह प्रतिक्रिया यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक सुविधाओं के विरुद्ध एक समान जवाबी कार्रवाई नहीं थी। रूस ने यूक्रेन के नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे, जल विद्युत संयंत्रों और कीव स्थित CHP-5 CHP-6 ताप एवं विद्युत संयंत्रों पर 400 से अधिक गेरुंडो UAV और किंजल इस्केंडर मिसाइलों से हमला किया। 21-22 अक्टूबर 2025 की घटनाओं ने उस क्षण को चिह्नित किया जब रूस एक रणनीतिक गतिरोध में फंस गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सामाजिक अनुबंध के उलटफेर का प्रतिनिधित्व करता है। अपने लोगों को स्थिरता का वादा करने में नाकाम पुतिन यूक्रेनी लोगों की स्थिरता को नष्ट करके एक तरह की समानता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई महाशक्ति बनने का कदम नहीं है। यह एक हारी हुई जंग का बदला लेने की अंतिम निर्मम और हताश पुकार है।
दूसरा शह और मात का दांव औद्योगिक तबाही की अपरिवर्तनीयता है। 22 अक्टूबर को यूक्रेन के एक बिजली संयंत्र पर पुतिन के हमले से ब्रांस्क की बारूद फैक्ट्री जादुई रूप से वापस नहीं आ जाती। यह सरांस्क के मजदूरों की खोई हुई मजदूरी का भुगतान नहीं करता, लेकिन अंतिम मात घरेलू मोर्चे के पूर्ण पतन से आती है। 21 और 22 अक्टूबर के हमलों ने रूसी समाज के 3 स्तंभों को एक साथ नष्ट कर दिया है। अभिजात वर्ग यह देखकर कि राजधानी अछूत नहीं है, अब समझ गया है कि पुतिन उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि शासन के लिए मौन समर्थन खत्म हो रहा है और बाहर निकलने के रास्ते की तलाश शुरू हो गई है। ब्रांस्क और सरांस्क के मूल समर्थकों ने देख लिया है कि शासन ने उनकी बलि दे दी है। उनकी फैक्ट्रियों की सुरक्षा नहीं की गई, उनकी नौकरियां चली गईं। पुतिन का सामाजिक अनुबंध अब अमान्य है। इससे अराजकता और संभावित विद्रोह के लिए सामाजिक आर्थिक आधार तैयार होता है। गवर्नर बोगोमाज के बिना किसी नुकसान के झूठ और रूसी युद्ध संवाददाताओं की खुद की इस घबराहट कि मिसाइलें मास्को आ रही हैं ने इस कहानी पर राज्य के नियंत्रण को चकनाचूर कर दिया है। 21 अक्टूबर 2025 वह तारीख है जब रूस का महाशक्ति होने का भ्रम पूरी तरह से टूट जाएगा। यूक्रेन की तकनीकी ताकत ने रूस के औद्योगिक गढ़ को पंगु बना दिया और उसकी हवाई सुरक्षा को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध मास्को के आलीशान उपनगरों तक पहुंच गया, जिससे दहशत फैल गई और अंतिम आंतरिक पतन शुरू हो गया, जिससे ब्रांस्क से लेकर सरांस्क तक रातों रात हजारों वफादार रूसी नागरिक बेरोजगार हो गए। क्रेमलिन अब अपनी राजधानी, अपनी फैक्ट्रियों या अपने लोगों की वफादारी की रक्षा नहीं कर सकता। यह अंतिम पतन की शुरुआत नहीं है, यह स्वयं पतन है। अगर इस वीडियो में हमने जो कुछ साझा किया है उससे आपको कोई अलग नजरिया मिला हो तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके विचार इस प्लेटफॉर्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सच्चाई के लिए भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।